नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कांग्रेस और राहुल गांधी के आगे बीजेपी ने क्या सरेंडर कर दिया है, या कहें तो क्या सचमुच बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है क्या को हटाकर? जी हां, सियासी गलियारों में इस वक्त यही चर्चा जोर शोर से चल रही है और इसके पीछे कारण है मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। आप जानते ही हैं कि इस समय मोदी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। वैसे तो संसद से लेकर जनसभाओं तक मोदी का हर भाषण चुनावों के इर्द गिर्द ही होता है, चाहे वो संसद में भाषण दें या संसद के बाहर भाषण दें। चुनाव हो या ना हो, बीजेपी का ध्यान हर वक्त सत्ता में बने रहने पर होता है और अभी तो 5 राज्यों के चुनावों की हलचल काफी तेज है। शायद 5 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर दे, लेकिन उससे पहले ही मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट चुनाव प्रचार में जुट गई है। आप तो मोदी का एक कदम एक चुनावी राज्य में होता है, आप देखते हैं, और दूसरा कदम जो है वो दूसरे राज्य में होता है। आपने देखा कि कैसे कभी वो मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कभी तुरंत वहाँ से भोपाल से उड़कर पहुँच जाते हैं जयपुर, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कल की ही बात है। और इतनी भाग दौड़ और सरकारी खर्चे के बावजूद बीजेपी को अभी यकीन नहीं है कि वो विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर रही है, जबकि राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अभी रविवार को एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यही दावा किया कि हम जीत रहे हैं। जरा सुन लेते हैं पहले राहुल गांधी के इस बयान को और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ इस बारे में बात करेंगे आगे हम बढ़कर, लेकिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि इस बार का चुनाव हम ही जीत रहे हैं और 4 राज्यों का जिक्र वो कर रहे हैं। सुनिए जरा। I would say right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close and we think we'll be able to win. तो सुना आपने, प्रोबेबली यानी संभवतः हम जीत रहे हैं तेलंगाना को। सर्टेनली, बिल्कुल, जो कह सकते हैं कि बिल्कुल जीत रहे हैं हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, और वेरी क्लोज टू राजस्थान। और राजस्थान में, और इसके अलावा राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि आज की तारीख में ये बात मैं कह रहा हूं। यानी राहुल ने पूरे दावे के साथ कहा है कि हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो लोग, दोस्तों, और क्या यहीं से एक दूसरी कहानी शुरू होती है। आज मंगलवार है और ये बात रविवार की है, लेकिन रविवार की बात ही नहीं, इससे पहले जब लद्दाख में थे राहुल गांधी तब भी उन्होंने यही बात कही थी। उस बात को भी थोड़ी देर में सुनाऊंगा आपको। लेकिन जो लोग राहुल गांधी की राजनीति को करीब से देखते आए हैं वो भी राहुल गांधी के इस आत्मविश्वास से हैरान हैं, और वो जानते हैं कि ये आत्मविश्वास हवाई नहीं है, बल्कि राहुल अपनी जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं, और यही बात बीजेपी को भी समझ आ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए उतर गए हैं, और जब टिकट देने की बारी आई तो स्थानीय नेतृत्व और नेताओं से ज्यादा भरोसा उन्होंने कैबिनेट के मंत्रियों और सांसदों पर दिखाया है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए दूसरी सूची, दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, इन 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उन्होंने टिकट दे दी। तोमर राज्य की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं, आप जान सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं, और अब तक बीजेपी ने कभी भी अपने संयोजक को उम्मीदवार नहीं बनाया था, लेकिन अब उसके पास शायद जिताऊ उम्मीदवार रह नहीं गए हैं, इसीलिए उसे अपने सांसदों पर भरोसा करना पड़ रहा है। यानी कि मोदी जी चुनाव प्रचारक हैं, सबसे बड़े प्रचारक, और उनको अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के नेताओं पर ही भरोसा है, मंत्रियों पर ही भरोसा है, उनको स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। और ये बात बार बार पूछी जा रही है, और खासकर वहां के मुख्यमंत्री माफी चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान को। आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, जरा सुन लेते हैं। सुनिए जरा। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे।
परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी बयान तो देना है, दे रहे हैं यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देकर बीजेपी ने ये संकेत भी दे दिए हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान सीएम का चेहरा नहीं रह गए हैं, क्योंकि खुद विजयवर्गीय वर्षों से सीएम पद के इच्छुक रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मामा बनकर अपनी छवि और पार्टी की साख बचाने की सारी कोशिश कर ली, लेकिन मोदी और शाह को समझ आ गया है कि अब मध्य प्रदेश में सत्ता बचानी है तो नए दांव चलने पड़ेंगे। लेकिन अब उनके इस नए दांव से बीजेपी की और किरकिरी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि नई सूची भाजपा की आंतरिक हार की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने ट्विटर पोस्ट में कहा है कि अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसको लड़वाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, तो फिर वोट देने वाले कहां से आएंगे, ये कह रहे हैं कमलनाथ। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि बीजेपी ने यही प्रयोग पश्चिम बंगाल में भी किया था। याद है ना आपको, पश्चिम बंगाल में जब उन्होंने, बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो जैसे मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़वाया था, मगर सुप्रियो चुनाव हार गए थे और फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब तो इस बात की चर्चा भी होने लगी है कि क्या बंगाल की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हार जाएगी? क्या मध्य प्रदेश में भी ये प्रयोग फेल हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएगा? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी के बढ़ते कद के आगे खुद को बौना महसूस करने लगी है, इसलिए वो नए नए तरीकों से कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। आप मोदी जी के भाषण को सुन लीजिए, हर भाषण में किसी न किसी तरह घमंडिया पर वो भाषण को ले आते हैं या फिर महिला आरक्षण का श्रेय खुद को लेने में बटोरते हुए दिखाई देते हैं। मोदी ने तो ये भी कह दिया है कि कांग्रेस आरक्षण नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन इस पर अब एनसीपी चीफ, जी हाँ, एनसीपी मुखिया शरद पवार ने करारा जवाब दिया है। शरद पवार ने कहा है कि साल 1993 में हमने महिलाओं को आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र देश में पहला राज्य था जिसने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। शायद ये बात पीएम नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है। पवार ने यह भी कहा है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान 73वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% कोटा प्रदान किया गया था। जब मैं रक्षा मंत्री था तो तब सेना, नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को 11% आरक्षण दिया गया। शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम मोदी को इस संबंध में ठीक से जानकारी नहीं दी गई, इस कारण उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ऐसे बयान दिए। तो दोस्तों, इस बयान को, शरद पवार के इस बयान को अगर ध्यान से, गौर से देखिए तो आपको साफ समझ में आएगा, साफ नजर आएगा कि अगर कांग्रेस पर मोदी एक उंगली उठाएंगे तो उन्हें जवाब देने के लिए इंडिया के बाकी दल सामने आ जाएंगे। इंडिया मतलब 28 दलों का गठबंधन, और मोदी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए अब वो 2024 या आज की बात नहीं करते हैं। जी हाँ, 2024 में जबकि चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव, और आज 2023, इसकी बात नहीं करते। वो सीधा 2047 पर पहुंच जाते हैं। आज भी G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले के कार्यक्रम में मोदी जी ने आज कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग, समझ लीजिए, पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। और भी कई उपलब्धियों का जिक्र मोदी जी ने किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार ने इतना कुछ कर दिया है तो इन्हीं मुद्दों को और इन्हीं मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरते हैं? क्यों अपने राज्य के चुनाव में केंद्र के लोगों को आप उतार रहे हैं? ये सवाल तो आता है। लेकिन क्या यहां राहुल गांधी के आगे दबाव में आ गई है बीजेपी? राहुल गांधी लद्दाख में जब थे तब भी उन्होंने कहा था कि हम आगामी 4 राज्यों को, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जीत रहे हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी को। कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा।
चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है, बीजेपी का राज देख लिया आपने। तो सुन रहे थे आप, सबसे बड़ी बात यहां जो राहुल गांधी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में कांग्रेस जीतने जा रही है। और ये आज की बात नहीं, लद्दाख के ट्रिप पे राहुल गांधी से जब पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल है, तब उन्होंने कहा डाउनफॉल आपने देखा, हिमाचल प्रदेश हमने जीता, हम कर्नाटक का चुनाव भी जीत कर आए हैं और दावे के साथ कह रहे हैं कि 4 राज्यों में भी हम ही जीतने जा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर राहुल गांधी यहां बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और उसी बात को परसों जब वो एक मीडिया कॉन्क्लेव में थे तब वहां भी कह रहे थे, जिसको आपको इससे पहले आपके सामने रख चुका हूं, उनकी बात आप सुन चुके हैं, इस वीडियो को आप देख चुके हैं, यहां भी वही बात कह रहे हैं और वहां बता रहे हैं कि कहां हम सर्टेनली जीत रहे हैं, कहां प्रोबेबली जीत रहे हैं और कहां क्लोज फाइट है। ये बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जो बात यहां कह रहे हैं उस बात में कितना दम है, और क्या राहुल गांधी की इन बातों से बीजेपी दबाव में है, प्रेशर में है, और यही इसी कारण कोई भी डिसीजन लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आ जा रहे हैं। क्या अपने कैबिनेट के मंत्रियों को उतार कर, जो दिल्ली में कैबिनेट के साथ मंत्रियों के साथ बैठकर उनको डिसीजन लेना चाहिए कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। 2047 की बात तो कल की बात होगी, लेकिन आज की बात 2024 की कैसे की जाए, इस बात से ध्यान भटकाने के लिए आप 2047 पे कैसे ले जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप अपने कैबिनेट के मंत्रियों को शेयर कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। यह है। खैर दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम इस न्यूज पॉइंट में ढूंढेंगे। और सबसे बड़ी बात कि क्या राहुल के आगे दबाव में आ गई है बीजेपी, और इसके अलावा क्या बीजेपी ने कर दिया है राहुल के सामने आत्मसमर्पण? सवाल हार्ड है, लेकिन जवाब ढूंढेंगे। आइए, क्योंकि हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकारों का, साथियों का पैनल है। देखिए, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। रविकांत जी, बहुत सारी बातें यहां रख चुका हूं और कल से लेकर आज तक जो एक सबसे ज्यादा सुर्खियां जो बात बटोर रही है वो ये कि मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को उतारना, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री, और 3 केंद्रीय मंत्रियों को अगर आप मैदान में उतार रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डर, एक भय देखा जाए, या ये देखा जाए कि हम जीत की अपनी जीत को बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच लेके जाना चाहते हैं, ये देखा जाए। कैसे आप देखते हैं? और यहीं से शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में, जहां जहां बीजेपी ने ऐसे प्रयोग किए हैं वहां उसे हार नसीब हुई है। और राहुल गांधी का दावा जो है, दो बाइट आपने सुन लिए, दोनों बाइट्स के हिसाब से, राहुल गांधी के दोनों दावों के हिसाब से, क्या यहां बीजेपी एक प्रेशर में है, दबाव में है राहुल गांधी के आगे, कांग्रेस पार्टी के आगे, या इंडिया के आगे? क्योंकि बार बार कल प्रधानमंत्री ने कहा था 41 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया था, लेकिन घमंडिया भी कहते हैं। जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। राजीव जी, मैं थोड़ा सा आपको पहले ले चलूंगा। आपको याद होगा मुंबई में जब इंडिया अलायंस की बैठक हो रही थी और दूसरे दिन आनंद फानंद में विशेष सत्र की बात आई, शाम होते होते वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होने लगी। मीडिया की हेडलाइन जो मैनेज की गई थी, लेकिन उस समय शायद मोदी जी ने तय नहीं किया था कि वो विशेष सत्र में लाएंगे क्या, और हुआ क्या? खुदा पहाड़ निकली चूहिया। महिला आरक्षण बिल लेकर क्या है वो भी ऐसा, समझे मोदी जी या खुदा समझे, तीसरे कोई किसी को नहीं पता है। और उस पे आलम यह है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं होने दिया। तो फंसी हुई बीजेपी और सबसे ज्यादा मजबूर प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि चुनाव को लेकर के जितनी बेचैनी और जितनी तड़प मोदी जी को रहती है, इस बार वो मजबूरी दिख रही है
कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। विशेष सत्र निकल गया, कहीं कुछ ऐसा कबूतर हाथ नहीं लगा जो निकाल करके मोदी जी पेश कर देते। और फिर वो चाहते तो ये थे कि ये 5 राज्य किसी तरीके से, और 5 में से खास करके 3 जहां पे सीधे आमने सामने कांग्रेस बीजेपी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी पर बढ़त बीजेपी ले लेती तो फिर 2024 में नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा आसान होती रहा है। लेकिन ये होने नहीं जा रहा है, और इसीलिए जिसे मैं दूसरा सेमीफाइनल कहता हूं, वो जो फंसी हुई डगर है और मोदी जी की जो मजबूरी है उसमें क्या करवा रही है। अब मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने सारे मंत्री उतार दिए, बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन मोदी जी वास्तव में हल्के खिलाड़ी नहीं है। यहां भी एक तीर से 2 निशाने। शिवराज सिंह चौहान को कैसे किनारे लगाना है, मार्गदर्शक मंडल में कैसे भेजना है, और तोमर साहब को कैसे आगे करना है, लेकिन भूल गए मोदी जी कि जो ओबीसी का मुखौटा लगाए हैं वो उतर गया है। राहुल गांधी ने उसको चिंदी चिंदी कर दिया है, वो असल में दिखने लगा है वो संघ वाली पूरी शक्ल कि एजेंडा क्या है। तो शिवराज सिंह चौहान जब हटेंगे और तोमर साहब को ले आएंगे तो वहां पे ओबीसी क्या करेगा। उमा भारती सीधे चुनौती दे रही है, वो वहां बैठकर के घुइयां छीलेगा क्या मोदी जी के लिए कि आइए तोमर साहब को ले आइए, बनाते हैं मुख्यमंत्री। आप जो करना चाहते हैं ना कि एंटी इनकम्बेंसी हम दूर कर देंगे और नए लोगों को ले आएंगे तो नई बात होगी, ये सब कितने बार आप नया नया करेंगे। लोग उस नए नए के चक्कर में डूब गए। 200 रुपए किलो का उनको टमाटर खाना पड़ गया। तो जो आपने गैस सिलेंडर का बोझ लादा है लोगों के छाती पर, उससे वो त्राहिमाम कर रहे हैं लोग और इंतजार कर रहे हैं कि अब कब वो लोकतंत्र का उत्सव आए और कब आपको वो आहुति दें कि बस अब प्रणाम कर रहा हूं, अब आप मुक्ति दीजिए। तो मोदी जी के हालात यही है इन दिनों। और इस पर राहुल गांधी की जो बढ़ती लोकप्रियता है, राजीव जी, राहुल गांधी की लोकप्रियता वो नहीं है कि शाहरुख खान वाली हो, वो सलमान खान वाली हो, अमिताभ बच्चन वाली, वो लोकप्रियता नहीं है। आप थोड़ा 10 साल पीछे जाइए, राहुल गांधी की क्या इमेज बनाई गई थी। एक अनपढ़ किस्म का आदमी, एक बहुत आगंभीर किस्म का राजनेता, और जो व्यक्ति पॉलिटिक्स को पर्यटन के तरीके से करता है, वो राहुल गांधी 8-9 साल के बाद किस तरह के लोगों के बीच में विश्वास का केंद्र बन रहे हैं। एक कुली हो, मैकेनिक हो, किसान हो, मजदूर हो, वो क्या कह रहा है कि राहुल गांधी हमारे मन की बात करते हैं, हमारे दुखों को सुनते हैं और वो आएंगे तो जरूर पूरा करेंगे। ये विश्वास जो अर्जित किया है राजीव जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई करिश्मा होता है तो वो लोगों का विश्वास होता है, जो नरेंद्र मोदी ने 2014 के पहले अर्जित किया था, जिसको छलनी कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ने अपने भरोसे से, अपने उनके बीच जाकर के और सच बोलते हुए ईमानदारी के साथ जो विश्वास हासिल किया है, वो 2022, 23, 24 के यानी 21वीं शताब्दी के भारत के लोकतंत्र की एक बुनियाद बनने जा रहा, मिसाल बनने जा रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सारी जो छद्म छवि है वो हवा में उड़ गई है। गुब्बारे की तरह उनके ब्रांड की हवा निकल चुकी है। और अब वो जो चालें चल रहे हैं, ये प्यादों से क्या होगा। ये प्यादे उठा करके इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अब आप तोमर साहब को आगे लगाए कि मिश्रा जी को ले आए कि शिवराज सिंह चौहान को जी। अब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चीजें बदल गई हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से नरेंद्र मोदी कुछ ये इस तरह का जादूगरी करना चाहते हैं कि कहीं कुछ आसार नजर आए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत मजबूर प्रधानमंत्री मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो चुनाव को लेकर के, जीतने को लेकर के इतने बेचैन है, वो इतना तड़प है उसके भीतर कि कभी कभी तो लगता है कि नरेंद्र मोदी उस
ईर्ष्या में कहीं खुद ही न जल जाएं। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, साहित्य का, जिसमें यह कहा जाता है कि अपनी ही आग में खुद न जल जाए व्यक्ति। तो नरेंद्र मोदी उस दौर से गुजर रहे हैं और राहुल गांधी सौहार्द प्रेम की राजनीति करते हुए, विश्व शास्त्र की राजनीति करते हुए, मुद्दों की राजनीति करते हुए इस देश के मानस को न सिर्फ ऊर्जा से भर रहे हैं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद को भी मजबूत कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग मुतमईन हैं कि लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और ये फासिस्ट सत्ता जाएगी। जी, मुतमईन हैं कि संविधान सबसे बड़ी बात लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, और सत्ता कैसी रहे इस देश में ये भी जनता तय करती है। जो बातें यहाँ कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आना चाहता हूँ, जरा स्क्रीन पे ले आइए तमाम हमारे साथियों को। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से ज़रा समझूं कि वो किस ढंग से सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ स्वामी जी कि मोदी जी, क्या आपको लगता है कि एक दबाव में है, एक प्रेशर में है? राहुल गांधी एक बात बोलते नहीं हैं कि वहाँ एक्शन कुछ और हो जाता है। और अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को उतार देना मध्य प्रदेश से हमारे साथी जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, उनके पास भी आऊँगा, उनसे भी समझेंगे कि वहाँ क्या रिएक्शन है। लेकिन उससे पहले ज़रा आपसे समझूँ कि वहाँ उतार देना अपने कैबिनेट के साथियों को ये नहीं बताता कि हमको लोकल पे अब भरोसा नहीं है? देखिए राजीव जी, जो सब लोग कल्पना कर रहे हैं वास्तविकता उससे परे है। वास्तविकता ये है कि ये डिसाइड नहीं होना है कि इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तोमर साहब बनेंगे या विजय वर्गीय साहब बनेंगे या शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। इससे कठिन प्रश्न ये है कि लीडर अपोजिशन कौन बनेगा। क्योंकि अगर, जो मैं मानता हूं, करीब 140 सीट कांग्रेस को मिलेगी, 70 सीट बीजेपी को मिलेगी। अगर ये तीनों जीत गए, तोमर साहब भी जीत गए, विजय वर्गीय साहब भी जीत गए और शिवराज सिंह चौहान भी जीत गए, तो बंगला एक ही को मिलेगा लीडर ऑपोजिशन का। समस्या वहां खड़ी होगी। और शिवराज सिंह चौहान तो चलिए मुख्यमंत्री थे, ये जो तोमर साहब हैं ये कहेंगे कि भैया मैं तो मंत्री था, सेंट्रल कैबिनेट में था, बड़ी कोठी मिली थी और आपने मुझे मध्य प्रदेश भेज के विधानसभा का चुनाव जीतने के बावजूद कोठी भी मुझसे छीन ली। समस्या ये है। अच्छा राजीव जी, एक और चीज हुई है, एक और घटना घटी है। महाराष्ट्र में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोगों को पता होगा, आप लोग पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि पत्रकारों का विशेष ध्यान रखो और इनकी चाय पानी की व्यवस्था करो। अब आप जो यहां पैनल बनाते हैं, सबके नीचे लिखते हैं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे और रविकांत जी के नीचे लिखते हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर। तो जो महाराष्ट्र के एनालिस्ट नहीं, अब बताइए, अब पॉलिटिकल एनालिस्ट तो विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल नहीं, विश्लेषक को तो उन्होंने इंक्लूड नहीं किया ना। तो अभी तक तो देखिए चाय पानी ना कांग्रेस ने पिलाई ना बीजेपी ने पिलाई। लेकिन अगर महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारों का ध्यान रखना, उनका चाय पानी कोई गलत खबर ना जाने पाए, तो ये विश्लेषक बेचारे क्या करेंगे? तो ये मेरे को ऐसा लगता है जो बीजेपी के अंदर बदहवासी है, अब वो आपसे डरने लगे हैं, अब वो पत्रकारों से डरने लगे हैं। ये स्थिति 6 महीने पहले नहीं थी। जब तक गोदी मीडिया जो है कंट्रोल कर रहा था मीडिया को, तो बीजेपी को डर नहीं पत्रकारों से लगता था। अब पत्रकारों से भी डर लगने लगा है और उनको ये लगने लगा है कि जो जनता है, जो जनमानस है, उसके बीच में सच्ची सूचनाएं जाने लगी हैं और जो जनता के मेन मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उनकी तरफ जनता का ध्यान जाने लगा है। अब जनता विद्वेष में, नफरत में नहीं पड़ने वाली। जनता समझ गई है कि इस देश का भविष्य जो है तभी तक सुरक्षित है जब तक हम एक परिवार की तरह रहेंगे। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, देश भी खत्म हो जाएगा और ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना कोई रहेगा। तो ये अब सवाल ये है कि अब इनको पत्रकारों से भी डरने लगा है, जो इस बात का द्योतक है कि इनको समझ में आ गया है कि जमीन के नीचे का स्पंदन जो जनता है वो ये समझने लगी है पत्रकारों के माध्यम से और आप जैसे चैनल्स के माध्यम से कि देश की असलियत क्या है। तो अब मेरा निवेदन यही है, अगली बार रविकांत जी और मेरे नीचे भी पत्रकार अगर लिख देंगे तो अगर बीजेपी वालों की 6 महीने के लिए निगाह पड़ जाएगी तो हमको भी कहीं चाय पानी मिल जाएगा। जी बिल्कुल, चाय पानी हम पिला देंगे, उसमें क्या है। हम भी ऐसे नहीं जाते हैं।
बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों, अपनी चाय पीते हैं, अपना पानी पीते हैं। अब देखिए रविकांत जी दिखा भी रहे हैं गिलास। और दो खबरें यहाँ इम्पोर्टेंट आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ दोस्तों। एक ब्रेकिंग खबर ये है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होने जा रहा है 22 जनवरी। और दूसरी खबर, बहुत शानदार खबर आपके सामने रख रहा हूं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी दानिश अली साहब का इंटरव्यू लेके आए हैं, जिसको इस कार्यक्रम के ठीक बाद आप तक पहुंचाएंगे हम। तो इस कार्यक्रम के न्यूज पॉइंट के ठीक बाद दानिश अली ने क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच बोला था? क्योंकि यही बात तो कह रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, चिट्ठी लिख के दिए, और इसी कारण रमेश बिधूड़ी जो हैं वो परेशान हो गए और वो अब शब्दों पे आ गए। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? दानिश अली ने एक वीडियो भी जारी किया है, उस वीडियो को भी आप तक पहुंचाएंगे हम उस कार्यक्रम के जरिए। लेकिन इस न्यूज पॉइंट के बाद उस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा, बहुत शानदार इंटरव्यू। और दानिश अली को कौन नहीं सुनना चाहेगा आज की तारीख में। क्या दानिश अली इस्तीफा देने वाले हैं, इससे भी पर्दा उठाएंगे प्रशांत टंडन जी। और क्या दानिश अली जब राहुल गांधी उनसे मिलने गए उसके बाद से दानिश अली के ज़हन में क्या कुछ चल रहा है, और क्या मायावती से के बारे में उनकी सोच है, इन तमाम मसलों पे बीएसपी क्या कुछ करने जा रही है, इन तमाम मसलों पे चर्चा प्रशांत जी और दानिश अली की इस कार्यक्रम के ठीक बाद। आना चाहता हूं अब सीधे आज के इस मुद्दे पे। और डॉक्टर राकेश पाठक जी, ज़रा आपसे समझूं, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को वहां उतार देना, और कहा जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है, आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और या छत्तीसगढ़ हो। देखिए, दो राज्य ऐसे हैं जहां राहुल गांधी ने सर्टेनली कहा है, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रोबेबली यानी वहां तेलंगाना में, सर्टेनली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, और वेरी क्लोज फाइट जो है वो है इनका राजस्थान में। और आप राजस्थान से अभी कल ही लौट के आ रहे हैं, कल शाम को हम लोग चर्चा किए भी थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। लेकिन ये सर्टेनली वाली जगह जो बात जो शब्द है इनका, राहुल गांधी का, ये इतना परेशान कर गया कि वहाँ अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथियों को वहाँ उतार दिए। और अगर ऐसा और भी होने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी कर चुके हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं लेकिन सांसद को तो उतार ही चुके हैं सीएम के सामने, सीएम भूपेश बघेल के सामने, उनके भतीजे वो सांसद हैं। तो इसलिए समझना चाहता हूं आपसे कि इसका रिएक्शन क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश की जनता के बीच, वो ज्यादा जरूरी है समझना। और आपसे बेहतर कौन बताएगा कि मध्य प्रदेश की जनता कल से लेकर आज तक क्या कुछ सोच रही है। और दूसरी बात यहां और एक समझना चाहता हूं आपसे कि जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं वो अब क्या कुछ कर रहे हैं। राजीव जी, कल जो सूची जारी हुई उसके बाद मध्य प्रदेश का जो परिदृश्य है उसको देखकर याद आता है दुष्यंत कुमार का लिखा हुआ, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, जिस तरह चाहो हमको बजाओ, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ में चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वे जिस तरह चाहे वैसे बजा सकते हैं, उन्हें झुनझुने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 7 लोग जो सांसद हैं, जिनमें से 3 केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें विधानसभा के मैदान में उतारकर, चुनावी मैदान में उतारकर, पहला संदेश तो बीजेपी ने, मोदी शाह एसोसिएट नाम की कंपनी ने यह दे दिया है कि वो पार्टी मध्य प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। मुझे लगता है कल जो भूकंप का एपी सेंटर था वो भोपाल था, न वो जयपुर था, न हैदराबाद और न रायपुर। ये इस बात का भी प्रतीक है कि उनको ये समझ में आ चुका है कि अकेले शिवराज सिंह चौहान या अकेले ब्रांड नरेंद्र मोदी के नाम पर अब मध्य प्रदेश में चुनावी बैतरणी पार नहीं की जा सकती। इसके क्या प्रभाव होंगे? जो सांसद या मंत्री अब चुनाव में उतरे हैं, मान लीजिए उसमें से कुछ लोग जीत गए और कुछ हार गए, तो उनका भविष्य क्या होगा? नरेंद्र सिंह तोमर 2003 में उमा भारती की सरकार में मंत्री थे, 20 साल पहले वे प्रदेश में मंत्री थे,
बहुत लंबा सफर तय करके वे नरेंद्र मोदी जैसे युग पुरुष की सरकार में 2-2 बार मंत्री हैं, पहले भी थे और इस बार भी हैं। क्या वे मध्य प्रदेश में किसी और के मुख्यमंत्रित्व में मंत्री बनना पसंद करेंगे? फग्गन सिंह कुलस्ते निरंतर सांसद हैं, न जाने कब, वे तो शायद विधानसभा चुनाव लड़े भी नहीं। कैलाश विजयवर्गीय न विधायक है न सांसद हैं, न उन पर कोई पद है, वे राष्ट्रीय महासचिव हैं। प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री हैं। इन सब के बारे में हम लोग कल से चर्चा कर चुके हैं। तो पहला संदेश इस सूची से यह दिया गया है कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा भी हमारे पास 4-5 लोग हैं जो मुख्यमंत्री के लायक हो सकते हैं, विकल्प के रूप में इतने लोग हैं। यह संदेश ग्रहण करके ही शायद शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट की बैठक में एक संदेश दिया जिसमें उन्होंने कैबिनेट के सहयोगियों और अधिकारियों को थैंक यू वेरी मच कहा है, शुक्रिया कहा है। यद्यपि यह कोई औपचारिक अंतिम बैठक नहीं थी कैबिनेट की, मैंने ट्वीट किया वो वीडियो शिवराज सिंह चौहान का 1 आध घंटा हो गया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं यह ध्वनित हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान आखिरी बार अपने कैबिनेट के सहयोगियों से बात कर रहे हैं या चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारी जो कैबिनेट में अंदर बैठने की पात्रता रखते हैं उन्हें शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मानो गुड बाय कहकर वे आज निकल गए उस कैबिनेट में से। यद्यपि 60 दिन बाकी हैं कम से कम चुनाव में, वे चाहें तो 1 आध और कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। इस सारे घटनाक्रम से एक बात तो ये समझ में आ रही है कि पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो इन सीटों पर दावेदारी कर रहा होगा इतने दिनों से, जो मेहनत मशक्कत कर रहा होगा, वो कितना निराश होगा इसका अनुमान हम नहीं लगा पा रहे। दूसरी बात, बीजेपी लगातार ये दावा करती रहती है कि हम तो नई पीढ़ी के लोगों को अवसर देते हैं, पीढ़ियों का अंतरण हमारे यहाँ हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, और ये अब तक सचमुच होता आया था। सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद की पीढ़ी के लोग बड़ी आसानी से मुख्य धारा में आ गए थे। लेकिन अगर आप 2023 के चुनाव में 67 साल के कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, उनका बेटा 2018 से विधायक था, 61 साल के राकेश सिंह जबलपुर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, 64-65 साल के नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, सारे लोग 60+ हैं, तो बीजेपी का वो दावा भी धूल धूसरित हो जाता है कि जिसमें नई पीढ़ी को पीढ़ियों का अंतरण करने की बात कही जाती थी। शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो इस तरह से कुहासा कल से पैदा किया गया है, 2 सूचियों के बावजूद उनका खुद का नाम अब तक घोषित नहीं हुआ है। हाँ, एक मजेदार बात और एक वैसे ही कौतूहल के लिए है, लगता है किसी पंडे पुजारी ने, किसी ज्योतिषी ने कोई मंत्र बताया है, कोई टोटका बताया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 39 का आंकड़ा लेकर चल रही है। पहली सूची भी 39 की, दूसरी भी 39 की, और राजीव जी आज कल रात को 8 बजे सूची जारी हुई थी, उसके बाद एक कैंडिडेट का नाम आज घोषित किया है। क्या कल रात को 9 बजे के बाद सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई बैठक हुई होगी? क्या ये एक नाम जो आज जारी हुआ है मोनिका भट्टी का, जो कांग्रेस से आई है कुछ दिन पहले, क्या उनका नाम 40 में नहीं हो सकता, 39 के साथ एक और हो जाता? ये कोई टोटका है? ये सिर्फ एक हास प्रयास के लिए मैं आपसे साझा कर रहा हूं। कुल मिलाकर कल की सूची बीजेपी की हताशा, निराशा और चिंता को रेखांकित करने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की चिंता शिवराज सिंह चौहान नहीं है, नरेंद्र मोदी की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार भी नहीं है, नरेंद्र मोदी की चिंता ब्रांड मोदी की साख को बचाए रखने की है। इसलिए वे मध्य प्रदेश में किसी भी सूरत पर जीतना चाहते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कल उन्होंने 45 बार राम नाम की तरह कांग्रेस का जाप किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। शिवराज की सबसे लाडली योजना, लाडली बहना योजना का नाम नहीं लिया। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान को मार्गदर्शक मंडल में भेजने का पहला पायदान है ये कल की सूची। एक अंतिम बात, अभी इस पहले चरण में अभी भी नरेंद्र मोदी के झोले में है कोई ना कोई एक आध कबूतर और बाकी है जिसे उड़ाया जा सकता है आसमान में। वो हो सकता है गुजरात की तरह ऐन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदलने का काम। वो कोई भी हो सकता है इन घोषित प्रत्याशियों में से, या अभी अघोषित रह गए हमारे ग्वालियर के भूतपूर्व महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के करिश्मे करने का शगल, शौक, जुनून है नरेंद्र मोदी को।
वे कुछ भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में उन्होंने कितने मुख्यमंत्री बदले, अब अगर आज उनसे पूछा जाए तो वे खुद नहीं बता पाएंगे। खुद गुजरात में आप गुजरात के याद मुख्यमंत्री, कीजिए, गुजरात में मैं पूरी कैबिनेट गुजरात में मैं बदल गई उसी पर आ मुख्यमंत्री रहा था। सहित। मुख्यमंत्री को सुबह अखबारों से पता चला उसे बदल दिया गया है, ऐसा कोई बयान उनका आया था, नितिन पटेल का। तो नरेंद्र मोदी अब भी ऐसा कोई पीसी सरकार जैसा कोई जादू अभी भी एक बार, आखिरी बार मंच पर दिखा सकते हैं मध्य प्रदेश के रंगमंच पर वो कितना कामयाब होगा, कितना कारगर होगा चुनाव में, ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल कल की सूची से आम लोगों के बीच ये संदेश गया है कि पार्टी की हालत बहुत खराब है। हम और आप जैसे लोगों ने कल जब वो सूची ट्वीट की या फेसबुक पर लिखी, 500 में से 499 कमेंट में ये लिखा गया था कि पार्टी ने अपनी हार मान ली है, तभी केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी ने क्या, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है? क्या नरेंद्र मोदी खुद को स्टार प्रचारक और अपनी कैबिनेट को वहां उतारकर मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं? और अगर ऐसा होता है और इसमें वो सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो असफल होते हैं तो फिर क्या होगा? सवाल तो खड़ा होता है। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। बहुत सारे सवाल, लेकिन इन सवालों के बीच क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं? राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसी के पीछे पीछे तो दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हुए। जो बात आज कहते हैं और उस लाइन को, जो लाइन खींचते हैं राहुल गांधी, उसको मिटाते हुए दिखाई देते हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, ये वनडे मैच चल रहा है और उस वनडे मैच में स्थिति ये है कि आस्किंग रन रेट 15 का है और जो बैट्समैन पिच पे है वो खेल नहीं पा रहा था और नए बल्लेबाज उतारे गए हैं और उसको बुला लिया गया है पवेलियन में और ये रन रेट बढ़ता जाएगा। स्थिति ऐसी है कुछ कि कोई क्रिकेट में भी जब ऐसा होता है तो जो कैप्टन होता है उसके जब 15 आस्किंग रन रेट से 20 हो जाता है तो वो मतलब हर बॉल पे 3 रन बनाने हैं उनको, तो समय बड़ा कम है, ओवर कम है। तो ये स्थिति है उनकी अभी। अब आप देखिए 2018 से शुरू करता हूं मैं। ये हारे हुए पार्टी है जो शिवराज सिंह चौहान है, इनके खिलाफ जनता ने मतदान किया था। 56 सीटें, 230 का सदन है, उस 230 के सदन में 56 सीटें कम हुई थी, 4% वोट शेयर कम हुआ था। तिकड़म से आपने खरीद फरोख्त करके सरकार 1.5 साल बाद बदल दी थी, तो उस एंटी इनकम्बेंसी तो तब भी थी और अब आपने उस एंटी इनकम्बेंसी को और बढ़ाया है। तो जिसको मैं कह रहा हूं कि आस्किंग रन रेट जो 2 रन प्रति बॉल था उसको आपने 3 रन प्रति बॉल कर लिया है। अब स्थिति ये है और आप देखिए पिछले 1-2 महीने से क्या चल रहा है। कोई 100 गाड़ियों के काफिले में, कोई 50 गाड़ियों के काफिले में भोपाल जाके कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। मुख्यमंत्री से पूछा नहीं जा रहा है कि कैंडिडेट कौन लाने हैं, उनको मंच पे नहीं बिठाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। और मैं पहले बार बार राजीव जी आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि बीजेपी को लोग, बहुत सारी बातें हैं, उनके पास पन्ना प्रमुख है, उनके पास मीडिया है, उनके पास हिंदुत्व का कार्ड है, बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं जो उनको चुनाव जिताते हैं। कार्यकर्ता है, बूथ लेवल पे वर्कर है, माइक्रो मैनेजमेंट है, सब बातें हैं। एक चीज नहीं है उनके पास और जिसके बार बार प्रमाण मिलते हैं, बीजेपी क्राइसिस में नहीं खेल पाती है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट बीजेपी का खराब है। अब मध्य प्रदेश क्राइसिस में घुस चुका है। आप देखिए, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि अगर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो क्राइसिस हुआ तो उसमें इनकम टैक्स की टीम भेज दी गई, वो क्राइसिस जो है 5 गुना और बढ़ गया। तो वो क्राइसिस मैनेजमेंट बीजेपी के पास नहीं है, मोदी जी के पास नहीं है और क्राइसिस में ये गलतियां करते हैं। क्राइसिस में बहुत ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है, पीछे हट के 4 कदम। दूसरा कि राहुल गांधी की बात,
देखिए राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी आप देखिए कि ये बिल्कुल नए तरीके की राजनीति है। राहुल गांधी ने क्या कहा था मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त कि हमारी 140-150 सीटें आएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, 200 सीटें आएंगी। अब आप सोचिए कि 200 सीट का मतलब ये हुआ कि 200 सीट के सदन में अगर आप 200 सीट कह रहे हो तो आप या तो जनता को मूर्ख समझ रहे हो या आप जुमले फेंक रहे हो। तो ये जो ये पतंगबाजी है, राहुल गांधी इस पतंगबाजी को नहीं करते, ये बाकी नेताओं को भी सीखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में कहा कि श्योर, तेलंगाना के बारे में कहा कि फाइट में है, राजस्थान के बारे में कहा कि क्लोज है। कोई और नेता किसी और पार्टी कहता तो कहता कि हम सब जगह सरकारें बना रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी से बना रहे हैं। तो ये जो बात है राहुल गांधी के अंदर, ये आउट ऑफ बॉक्स पॉलिटिक्स है, ये राजनीति की कल्चर को बदलने की बात है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। तीसरी बात की जो इम्पोर्टेंट है, जिस तरह इशारा रविकांत जी भी कर रहे थे, देखिए रविकांत जी की बात मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ कि बीजेपी हिंदुत्व पे चुनाव नहीं जीतती रही है, ये परसेप्शन है। बीजेपी चुनाव जीतती है सोशल इंजीनियरिंग पे। अब अगर आप ओबीसी मुख्यमंत्री को बेइज्जत करोगे, उसको ह्यूमिलिएट करोगे, कोई और दिल्ली से बैठाओगे, एक ये संदेश जाएगा। दूसरा संदेश, महिला आरक्षण बिल पे चला गया। तीसरा, कोई बम फोड़ेंगे नीतीश कुमार जातिवार सर्वे के हिसाब से। और चौथा कि कांग्रेस पार्टी ने जातिवार जनगणना का समर्थन कर दिया। तो महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का मामला, जातिवार जनसंख्या की डिमांड, नीतीश कुमार की जातिगत सर्वे का रिपोर्ट और एक ओबीसी मुख्यमंत्री को जो है ह्यूमिलिएट करना, ये सब बातें जो हैं वो चुनाव में इकट्ठा हो रही हैं। ये डेबिट एंट्री है जो हो रही है, ये विकेट गिर रहे हैं, रन रेट बढ़ रहा है, विकेट गिर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति बड़ी विकेट है और मुझे नहीं लगता कि इसको संभाल पाएंगे। संकेत दिए हैं उससे लग रहा है कि संभाल नहीं पाएंगे। जैसे राकेश जी कह रहे हैं कि सिंधिया जी को ले आएंगे, तब सिंधिया जी को आप मतलब एट्स डाउन उतारेंगे बड़े बैट्समैन को, तो क्या उसके पास तो बहुत फासला बहुत बढ़ जाएगा तब तक। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फासला बढ़ जाएगा। और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकल चुनाव में उतारेंगे? क्या विधानसभा का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लड़ेंगे? एक बड़ा सवाल तो यहाँ आ ही रहा है, उठाया ही जा रहा है। लेकिन आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपसे समझूं कि ये जो रणनीति है इसमें कहाँ फंसी हुई दिखाई दे रही है आपको बीजेपी? क्या कर्नाटक के चुनाव के बाद से एक डाउनफॉल और जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी डिसीजन कर रहे हैं यहाँ नरेंद्र मोदी, वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये माना जाए? और ऐसे में राहुल गांधी कितना एज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कल राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे और लोकल ट्रेन की सवारी करके वो बिलासपुर से रायपुर तक पहुँचे और उनके लोगों को भी जब वो सभा स्थल से बाहर निकले तब तक लोगों को पता नहीं था कि वहाँ से रेलवे स्टेशन जा रहे हैं वो। दीपक जी, मोदी जी का कहे सीधे सीधे ये कहना बेकार है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने या हाई कमान ने या कोई उनकी किसी कमेटी ने निर्णय लिया है। सीधे सीधे माने कि मोदी जी का और थोड़ा बहुत सहयोग जो होगा कागज को लाने ले जाने वगैरह का जो है वो अमित शाह का होगा। ये निर्णय जो है पूरी की पूरी तरीके से मोदी जी का निर्णय है। मोदी जी का निर्णय जो है बदहवासी में लिया गया कदम है, जिसमें उन्हें बहुत सारी चीजें बचानी है। पहली जो चीज बचानी है वो मध्य प्रदेश की सरकार को बचाना है, लेकिन इस तरीके से बचाना है कि वहां पर शिवराज सिंह को फंसाकर रख देना है। क्योंकि उनका जो व्यवहार रहा है मंच पर वो साफ झलक रहा है कि शिवराज सिंह के ऊपर अब न उनका बहुत भरोसा रह गया है और न ही शिवराज सिंह जो है वो किसी तरीके से उनके विश्वास पात्र अब रह गए हैं। यानी आप कल्पना कीजिए कि अगर ये फिर से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनकर लौटते हैं तो खुद ही कितने ताकतवर हो जाएंगे। हालांकि हुआ भी ये था कि बीच में जब उन्होंने कुछ उल्टे सीधे जब कोई बातें की थी तो किसी ने फेसबुक पे लिखा था
कि जिस तरीके की ये बेकार की बातें कर रहे हैं, इससे लगता है कि ये भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। मतलब अब ये मतलब भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनने के दावेदार केवल ये नहीं होता कि उसका राजनीतिक कैरियर बहुत शानदार हो, इस तरीके की बातें करने में जो उटपटांग तरह की, जैसे अब रमेश विधुरी जो है, ये भी एक नए दावेदार लोग कह रहे हैं कि ये भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो शिवराज सिंह को किसी न किसी तरीके से वहीं के वहीं खत्म कर देना, फंसाकर, ये एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से हारती है तो उस हार की आंच उन तक न पहुंचे और वो वहीं के वहीं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डालते हुए पराजय की आपस में लड़कर झगड़कर चले जाएं। उनको अपने आप को बचाना। मैं एक और बात जो कह रहा था, सुबह भी अपने से जब चर्चा हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका जो मोदी जी का जो कुल जमा जो उद्देश्य है और कुल जमा अब जो प्रयोजन है, देखिए हम सब जान रहे हैं कि 2024 का चुनाव जीतना भी बहुत संभव नहीं लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या वो भी ये बात को नहीं जान रहे होंगे कि बहुत अड़चन में है, वो तकलीफ में है, अब बड़े मुश्किल से ही 2024 का चुनाव जीता जा सकता है। उनके सामने भी इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है जो लगातार मजबूत हो रहा है। ये सारा फीडबैक किसी को देने की भी अब जरूरत नहीं है, तो नंगी आंखों से सारे देश में दिख रहा है जो परिवर्तन जो हो रहा है, लोग नए तरीके से सोचने लगे हैं। तो अब जो है मोदी जी आखिर तक ताकतवर बने रहना चाहेंगे, सरकार भी चली जाए तो भी कम से कम पार्टी पर उनका वर्चस्व तो बना रहे, तभी तो वो अगले समय की कोशिश करेंगे। बिना पार्टी को अपने कब्जे में रखे बिना वो एक मान लीजिए 2024 से भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो आप क्या सोचते हैं कि 2029 का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे? वो सारे के सारे नियमों में भी बदलाव कर देंगे। वो 75 साल वगैरह वाला जो मार्गदर्शक है मंडल है, उसकी आयु सीमा हो सकता है कि बढ़ा देंगे। वो कहेंगे भाई 80 साल का उम्र का आदमी है, वो भी कर सकता है, वो भी प्रधानमंत्री दोबारा बन सकता है, और वो वापस आने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से उनके सामने बहुत सारे, इतने सारे तरह के टास्क हैं। उस सारे टास्क का जो अंतिम उद्देश्य है वो अपने आप को बचा के रखना और शीर्ष पर रखना है, इसलिए वो सब लोगों को भेज रहे हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां के सांसद मना रहे हैं कि हमारा क्या होगा। आप छत्तीसगढ़ में आइए, छत्तीसगढ़ में विजय बघेल साहब हैं, जिनको सबसे बड़ी लोकसभा जो सीट है छत्तीसगढ़ की वो दुर्ग है, जिसके अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र है। अब उस 8 विधानसभा क्षेत्र में एक पाटन का छोटा सा क्षेत्र है जहां पर उन्हें खड़ा किया जा रहा है उनके अपने भतीजे इनके चाचा जो हैं भूपेश बघेल के खिलाफ। अब आप सोचिए, ये वैसे ही जैसे किसी हाईवा चलाने वाले को कहा जाए कि आप स्कूटी चलाइए। इतने बड़े क्षेत्र के जहां 13-14 लाख की मतदाता संख्या है, उसके मुकाबले उन्हें आप भेज रहे हैं 2 लाख 2.5 लाख के एक मतदाता क्षेत्र में। पाटन बहुत छोटा सा क्षेत्र है, तो एक तरह से ये डिमोशन भी है और बड़ा एक तरह से अपमान करने जैसा है। जबकि विजय बघेल तो इस बात की उम्मीद लगा के बैठे थे कि 2024 के पहले पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो हो सकता है उन्हें कोई मंत्री पद दे दिया जाए, क्योंकि वो सीनियर भी है, ऐसा नहीं है, सीनियर नेता है वहां के। इस समय छत्तीसगढ़ में केवल एक राज्य मंत्री है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व जो छत्तीसगढ़ का है बड़ा कमजोर है। वो सिर्फ एक रेणुका सिंह है जो अनुसूचित जनजाति राज्य मंत्री हैं। ये कहा जा रहा था कि केवल उनके बल पे आप छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं जीत सकते, तो आपको कुछ मंत्री और छत्तीसगढ़ से लेने होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। राम विचार नेता एक वहां पर एक और राज्यसभा के सदस्य थे, उन्हें रामानुजगंज नाम की एक विधानसभा क्षेत्र में उतार दिया गया है। अब रायपुर में जो महापौर थे सुनील सोनी, और उस रायपुर के अभी वो सांसद भी हैं, उसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं रायपुर के अंतर्गत, उन्हें एक शहर रायपुर शहर में उन्हें भी उम्मीदवार बना के उतारा जा रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे सांसदों की इस समय घिघी बंधी होगी कि पता नहीं किसे भेज दिया जाए कि आप जाइए छोटे से क्षेत्र में चुनाव लड़िए। तो ये बड़ा संकट जो है वो संकट इसीलिए है कि जो स्थिति मध्य प्रदेश में है कमोबेश वही जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं कि चुनाव जीतना लगभग असंभव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो यहां पर तो सीधी सीधी जो बात होगी वो ये होगी कि आपको जिसको भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी जाएगी, मान के चलिए कि उसे केवल हार की जिम्मेदारी लेने के लिए ही भेजा जा रहा है। यहाँ पर एक और सांसद है अरुण साव, जिन्हें पिछले कुछ समय पहले जो है वो बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। वो भी सांसद है बिलासपुर से। कहा यह जा रहा है कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको चुनाव लड़ना होगा विधानसभा का, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कुल जमा इस समय जो है मोदी जी
तो खुद फंसे ही फंसे हैं, अपने साथ वो सारे सांसदों को भी फंसा रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग नेतृत्व है इन प्रदेशों का। अब देखिए, अरुण साव अगर चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो मान के चला जाएगा कि अगर खुदा न खास्ता कहीं जीत गई भारतीय जनता पार्टी, तो ये जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिर डॉक्टर रमन सिंह क्या करेंगे? एक सीनियर लीडर जो है वो सरोज पांडे हैं, वो क्या करेंगी? एक लता उसेंडी को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, आदिवासी नेता है, वो क्या करेंगे? तो आंतरिक संघर्ष है हार की स्थिति में और जीत की स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी में सभी जगह सिर्फ फुटबॉल होनी तय है, ये आप मान के चलिए। चाहे जैसा बता रहे थे कि विपक्ष का नेता कौन हो, तो यहां भी वैसे ही होने वाला है। विपक्ष का नेता हो, मुख्यमंत्री हो, कुल जमा संघर्ष जो है, अंदरूनी संघर्ष जो है तेज हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए राज्यों में भेजना ये बहुत बड़ा घातक कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। और राहुल जी के जो दबाव में आई है, जो हम कह रहे हैं वो बात सही है। राहुल गांधी बहुत सीधे सीधे बता रहे हैं कि हम ये जीतने जा रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं कि इन राज्यों को हम जीत रहे हैं, तो वहां पर एक और भगदड़ मची हुई है कि कौन आखिर जाएगा हारने वाली पार्टी के साथ और कौन जाके वहां नेतृत्व करना चाहेगा सांसदों के सामने। ये भी समस्या है जिन्हें यहाँ पे भेजा जा रहा है। कुल जमा इस कदम से अड़चन में है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और राज्य की इकाइयां भी। राजीव जी। जी, शीर्ष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप और राज्य इकाइयां, ये दोनों बहुत दबाव में हैं। और राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने जो कह भी रहे थे पहले कि पहले भाजपा जो है वो पिच तैयार करती थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पिच तैयार कर रही है, या उसकी पिच को बनने ही नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी। जरा अमलेंदु जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, इधर दिल्ली बैठ करके जो कुछ आप देख रहे हैं, हम मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल जो देश की सियासत है उसमें राहुल गांधी बनाम अगर मोदी देखा जाए, मोदी जी की रणनीति कहाँ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और कहाँ फेल होती हुई दिखाई देती है, कहाँ मोदी जी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहाँ राहुल गांधी फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं। और कल से लेकर के ये चर्चा और भी तेज इसलिए हो गई है क्योंकि एक नहीं 7-7 सांसदों को अगर आप मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतार दीजिए, और पहली लिस्ट भी 39, दूसरी लिस्ट भी 39, जबकि 40 निकलनी चाहिए थी, तीसरी लिस्ट में एक नाम जोड़ करके आज निकाल देते हैं, ये क्या है? अभी कुछ दिन पहले संजय राउत ने कहा ही था कि आप तीसरा टर्म चाहते हैं, इसीलिए आपने नए संसद भवन का आनंद फानंद में उद्घाटन करवा दिया, उसमें आप पहला विशेष सत्र ले आए, और उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो क्या ये अंधविश्वास के सहारे अब आगे की हम रणनीति राजनीति देखेंगे? और कुछ दिनों बाद तो अब तो अयोध्या में भी जमावड़ा लगना ही है, जरा समझो आपसे। राजीव जी, कुछ दिनों की बात से नहीं, ये तो अंधविश्वास की राजनीति हम लोग लगातार पिछले 9.5 साल से देख रहे हैं कि किस तरीके से विश्वास की राजनीति की जा रही है। अब काली बरसाती पहन के जो है संगम में डुबकी लगाई जाती है, तो वो भी एक अंधविश्वास है या एक टोना टोटका है, जो भी आप कह लीजिए। लाल किताब का बताया जाता है कुछ वो टोटका है, काले कपड़े पहन के नहाना जो है वो गंगा में जाके स्नान करना, वरना गंगा में कोई काले कपड़े पहन के स्नान नहीं करता है, वो काली बरसाती पहन के जो स्नान किया जा रहा है। झांका जाता था मनमोहन सिंह के बाथरूम में और नहाने लग गए संगम में जाकर के बरसाती पहन करके, ये सब चलता रहता है। तो अंधविश्वास की बातें तो चलती ही रहती हैं। जिस तरीके से संसद भवन को लेकर के संजय राउत ने जो लिखा, अब वो पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, लेकिन वो हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ों की, जिस तरह की चीज़ें सब सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं अंधविश्वास राजीव जी निश्चित तौर पर झलकता है। 39 का चक्कर भी जो है झलकता है, 9-3 जो है वो जाकर के होते हैं 12 और 3, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ घपला है जरूर निश्चित तौर पे। और इसलिए जो बहुत से चैनल जो है वो जोशियों के जरिए ही अब सरकारें बनाने गिराने का खेल भी करने लगे हैं, क्योंकि मोदी जी भी जो सुना जाता है जोशियों के सहारे चलते हैं। तो जब सरकार भी जो है जोशियों का सहारा ले रही है, तो यहाँ जो है भाई बंधु भी जोशियों का सहारा सब लेने लग गए। लेकिन आज जो बड़ी मार्के की बात है जो डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कही, राजीव जी, देखिए यही से राहुल गांधी और मोदी जी की रणनीति का अंतर साफ समझा जा सकता है कि किस तरह से राहुल गांधी की रणनीति मोदी जी के ऊपर हावी होती हुई दिखाई पड़ रही है। वो ये है कि आज शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदाई भाषण दे दिया, सबका उन्होंने आभार प्रकट कर दिया, कर्मचारियों का आभार प्रकट कर दिया, अपने मित्रों का आभार प्रकट कर दिया, साथियों का आभार प्रकट कर दिया, लाभार्थियों को भी आभार प्रकट कर दिया, लाली बहनाओं का भी आभार प्रकट कर दिया। मतलब दुनिया में कोई ऐसा बचा नहीं जिसका आभार जो है शिवराज सिंह चौहान ने प्रकट ना कर दिया हो। यानी कि शिवराज सिंह चौहान ये आभार प्रकट करते हुए शिवराज सिंह चौहान को सुन लेते हैं, जो आभार प्रकट कर रहे हैं।
हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस चर्चा में उनका ये आभार प्रदर्शन, लेकिन एक मुख्यमंत्री अभी टिकट 2 लिस्ट नहीं बल्कि 3 लिस्ट आ गई, अभी तक टिकट के लिए इंतजार कर रहा हो, तो क्या ये आभार प्रकट करने का समय आ गया है? और जैसा यहाँ डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे थे कि हो ना हो अगले 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि पूरी की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित बदल दी गई। अगर ऐसा भी हो तो इसमें भी आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। चुनाव और सिर्फ चुनाव के हिसाब से ही आगे की रणनीति तैयार करना ये मोदी और शाह की नीति रही है, आप सब जानते हैं। उस हिसाब से जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, अपने तमाम लोगों का आभार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आखिर उनकी बातों से समझ लीजिए। मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी साथी और हमारे सभी एसीएस, पीएस, एचओडी अधिकारी मित्रों, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, आपको ध्यान होगा जब शायद 24 मार्च को शपथ ली थी तब कोविड की काली छाया पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था कि चारों तरफ डर, परेशानी, कैसे निपटेंगे, क्या होगा, चारों तरफ हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। वैसे समय में शायद ये पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। तो सुन रहे थे आप अमलेंदु उपाध्याय जी बहुत सारी बातें यहाँ कहते हुए और बताते हुए शिवराज सिंह चौहान, और सबका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, थोड़ी आवाज़ उनकी ठीक नहीं आ रही थी इसलिए पूरा नहीं सुनाया, और बात तो आप बता ही चुके हैं कि क्या कुछ कह रहे थे। लेकिन बात यहाँ शिवराज सिंह चौहान की नहीं है, बात ज़रा मैं आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ राहुल गांधी की। राहुल गांधी इतना प्रेशर क्यों बना देते हैं, इतना दबाव क्यों डाल देते हैं कि आखिर मोदी जी जैसे राजनेता, जो आज से 9 साल पहले कहते थे कि जिस यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने अभी एडमिशन लिया है उसका मैं प्रोफेसर ही नहीं बल्कि प्रिंसिपल हूँ, और वो आज अपने छात्र के आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों? जी राजीव जी, वो ऐसा इसलिए है कि देखिए राहुल गांधी तो लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी न केवल राज्य सरकार को घेर रहे हैं बल्कि केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं, और सारे मुद्दों पे जो है भारतीय जनता पार्टी को समग्र रूप से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं उन मुद्दों की काट भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पा रही है। प्रधानमंत्री जब जाकर के मध्य प्रदेश में कल, तब भी प्रधानमंत्री ने किसी मुद्दे पर संबोधित नहीं किया। प्रधानमंत्री जंग लगा लोहा बता रहे थे, प्रधानमंत्री घमंडिया बता रहे थे। अब सोशल मीडिया पे कुछ लोग प्रधानमंत्री को घमंडी लाल कहने लगे हैं कि घमंडी लाल जो है वो घमंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे। तो ये सब चीजें चल रही है। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातों में कहीं भी कोई मुद्दा नहीं छू रहे हैं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों की बातें कर रहे हैं, और जिसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है उन मुद्दों का जवाब। यही भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आती है। और इसलिए मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो अपना विदाई भाषण आज दे देता है, और राहुल गांधी दावे के साथ कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, हम जीतेंगे। तो यानी जो आत्मविश्वास से भरे हुए राहुल गांधी हैं वो इसलिए आत्मविश्वास से भरे हुए क्योंकि राहुल गांधी को भरोसा है कि मुद्दे जो हैं जमीन पे वो राहुल गांधी उठा रहे हैं, उन मुद्दों पे चुनाव होगा। प्रधानमंत्री मुद्दों की बातें ना करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और इधर उधर की बातों पे चुनाव को लड़ना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए तमाम ये जो भारी भरकम चिरे लाकर के सामने पटके गए हैं एक तरीके से उठा करके, अब ये भी जाके चुनाव लड़ेंगे। तो सबके सामने मजबूरी है कि राहुल गांधी के जो सिपाही जमीन के हैं उनसे इन सबको जो है लड़ना होगा। तो यही पहली जो हार जो है वो प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के सामने मध्य प्रदेश के जरिए मुझे लगता है कि स्वीकार कर ली है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, और आप इतने भारी भरकम जो आपके नवरत्न सब कहे जाते हैं उन सबको आप लेकर के यहाँ जमीन पे उतार रहे हैं, और राहुल गांधी की पुरानी टीम जो है वो मजबूती के साथ अपना काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार दबाव में, और देखिए राजीव जी, दबाव में होना भी चाहिए,
इसलिए होना चाहिए कि अगर आपने 9.5 साल के अंदर जनता की भलाई के लिए कुछ काम किए होते, अगर आपकी नीतियां जनोन्मुखी नहीं होती, आपने किसानों के कर्ज माफ किए होते, आपने किसानों को MSP दे दी होती, आपने सबके खाते में 15 लाख रुपए दे दिए होते, आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दिए होते, आपने 100 स्मार्ट सिटी बना दिए होते, जो कि आप वायदा करके सत्ता में आए थे। अगर आपने उनमें से किसी भी एक वायदे को पूरा कर दिया होता तो आप 9.5 साल के बाद उन वायदों को पूरा करने के आधार पर चुनाव में जाने की स्थिति में होते। लेकिन आप जो बातें करके नहीं आए थे उन बातों को आप लेकर के आए हैं और आपने इस पूरे समय जो है वो देश बेचने का काम किया और जनता का ध्यान उस तरफ से हट जाए, इसके लिए आपने देश को सांप्रदायिक मुद्दों में उलझा कर रखने का काम किया। पूरे 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी जो देश को सांप्रदायिक मुद्दों में उलझाती रही और असली मुद्दों से जो वो ध्यान हटाती रही। तो इसलिए अब चूंकि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, अगर आपकी 2 बार चढ़ चुकी है तब वो कितना चलेगी। तो इसलिए जो वो जला हुआ कोयला जो है वो भी फूक चुका है, राख बन चुका है, इसलिए वो काट की हांडी नहीं चढ़नी है। मुझे लगता है कि यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की राहुल गांधी के सामने हार है। तो प्रधानमंत्री तो कह ही रहे हैं ना अमलेंदु जी कि 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा तो सबके खाते में 15 लाख रुपए से लेकर तमाम चीजें आ जाएंगी, सबके सिर पे छत होगा, MSP, किसानों के आय, सारी चीजें आ जाएंगी जब विकसित राष्ट्र होगा। तो 2047 के बारे में सोचिए, आज की बात क्यों कर रहे हैं? ये बात यहाँ कहीं ना कहीं कही जा रही है। और नीतीश कुमार के हिसाब में, नीतीश कुमार के स्टाइल में अगर कहूँ तो छोड़िए न, फालतू की बात क्या करते हैं आप। तो खैर हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय शुक्ला जी। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास जरा, और आपसे भी समझूं राहुल गांधी की राजनीति क्या इतनी दबाव बना चुकी है बीजेपी के ऊपर कि आप देखिए बीजेपी ही नहीं RSS के ऊपर भी, कि RSS प्रमुख को अब कहना पड़ रहा है कि मंदिर ही नहीं अब मस्जिद और चर्च भी जाना होगा। उसके अलावा मतलब ये भी एक बयान है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, और उसके अलावा बहुत सारी बातें तो हम कर ही रहे हैं। तो क्या इतना दबाव, इतना प्रेशर बना चुके हैं राहुल गांधी वर्तमान सरकार के ऊपर, वर्तमान सत्तारूढ़ दल के ऊपर? कि हमको मस्जिद के में भी जाना चाहिए, चर्च में भी जाना चाहिए और गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, उसका अगला सेंटेंस उन्होंने नहीं बताया। देखिए आज के तारीख में भी जो उनके भक्त हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो मस्जिद के सामने जा रहे हैं, वो गिरजाघर जा रहे हैं। मणिपुर में गिरजाघर उन्होंने 200 से ज्यादा जला दिए और मस्जिद के सामने भी जा रहे हैं, वहां पे डीजे बजा रहे हैं, वहां पे तांडव कर रहे हैं, वहां पे कट्टा लहरा रहे हैं। तो ये उन्हें बताना चाहिए था वहां क्यों जाना चाहिए, जाने की आवश्यकता क्या है। अरे हिंदू अपने मंदिर में पूजा करें, अपने घर में पूजा करें, जो मुसलमान हैं अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ें या अपने घर में पढ़ें, अपने अपने धर्म स्थल में करें और उसके निकलने के बाद एक परिवार की तरह रहें। देखिए दूसरी बात यह है राजीव जी, जो आपने कहा, कम से कम तोमर साहब को, विजय वर्गीय साहब को यह पता चल गया कि वो पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रीमंत को और शिवराज सिंह चौहान को कि आप कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़िए, क्योंकि जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा का इलेक्शन लड़ सकता है, अगर मोदी जी ये कह दें, ये अमित शाह कह दें कि श्रीमंत जी ग्वालियर के कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ जाइए, म्युनिसिपैलिटी का, तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब बीजेपी में है, वो कांग्रेस में तो है नहीं। कांग्रेस में तो लोकतंत्र है जहां वो राहुल गांधी से सीना तान के कह सकते थे और उनके घर में सीधे घुस सकते थे। आज के तारीख में फोटो फ्रेम मोदी जी के अलावा तो अमित शाह भी नहीं दिखाई पड़ते। तो ये दो दृश्य हैं आमने सामने। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी RSS वो बुरी तरह से घबरा गई और उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिनको सेकुलर कहते रहे, आज वो उसको सेकुलर खुद रहें या न रहें, या धार्मिक विद्वेष के खिलाफ जिस प्रकार की एक आंधी चला दी है राहुल गांधी ने, तो ये मोहब्बत के साथ रहें या नफरत के साथ रहें, ये सेकुलरिज्म के साथ रहें या फंडामेंटलिज्म के साथ रहें, या खालिस्तान का विरोध करें या हिंदू राष्ट्र का समर्थन करें, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन को राहुल गांधी ने जनता के सामने इतना स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि ये भारत की आत्मा, भारत की दिशा ये है, ये होनी चाहिए। अगर भारत को एक राष्ट्र के रूप में एक विकसित राष्ट्र बनना है और अगर ये दिग्भ्रमित राष्ट्र है तो देश का भविष्य भी उज्जवल नहीं है और धर्म नहीं बचेगा, कोई जात नहीं बचेगी, क्योंकि आपसी लड़ाई से कोई देश विकसित नहीं हो सकता। ये पूरे विश्व में राजीव जी आपने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय शुक्ला जी,
क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी ने एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है इस चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, खासकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नहीं वो कई बार कह चुके हैं कि ये 4 राज्यों के चुनाव तो हम ही जीत रहे हैं। लद्दाख में उनका देख लीजिए, और उसके बाद अभी परसों उन्होंने एक मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में भी कहा, और जिस प्रकार बीजेपी ने अपने केंद्रीय 3 मंत्रियों को उतारा है, 7 सांसदों को उतारा है, छत्तीसगढ़ में पहली लिस्ट में ही सांसद को उतार चुके हैं, तो इससे तो साफ नज़र आता है कि एक प्रेशर में है। और ये अगर प्रेशर है तो ये कितना ज़्यादा है, ज़रा आपका नज़रिया इस पर। स्वाभाविक सी बात है, प्रेशर नहीं होता तो आप बताइए ना, डिमोट करना ही तो माना जाएगा, और डिमोट किया जा रहा हो, स्टेट में आपको ले जाया जा रहा हो, और जिस तरीके से स्टेट में आपको एमएलए बनाने की और उसकी, तो यदि स्टेट में हो भी जाएंगे तो क्या बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तब तो चलिए एक बार ये लगता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद में फिर मिनिस्टर बनेंगे, तो कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट का और सेंट्रल का बराबर होता है। तो उस स्थिति में आप देखिए, प्रोटोकॉल वाइज भी छोटा है, दूसरी भी तरह से छोटा है। सेंट्रल का जो मिनिस्टर होता है पूरे इंडिया में एक वो रखता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ अपने स्टेट में होता है, और जब सेंट्रल में वो कहीं जाता है तो उसका स्टेटस स्टेट के सेंट्रल के स्टेट मिनिस्टर जैसा ही होता है। तो उस तरह की स्थितियां हैं, तो उस तरह में आप यदि उतार रहे हैं अपने कैबिनेट के लोगों को, तो इसका मतलब है आप डर गए। और जिस तरीके से पटेल ने कहा कि वो पहली बार जो है लड़ेंगे, तो साहब इससे ये लग रहा है कि आप देखिए ऐसे ऐसे लोगों को लड़ा रहे हैं कि पहली बार वो लड़ेंगे तो बहुत बड़े वो है। वास्तव में वो सब परेशान होंगे और सबको सब जवाब भी दिखाए गए होंगे, दोनों चीजें जी। तो लेकिन मिलना किसी एक को है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। और आपने जहां पर भी देखा है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा है एक मुख्यमंत्री है, बाकी सब स्टूल डिप्टी सीएम है, तो उसी तरीके से वही बन जाएंगे। या फिर सिंधिया की तरीके से, जिस तरीके से उनकी स्थिति है, ज्योतिरादित्य बिल्कुल आज आप देखिए ना, एक जमाने में बराबर बैठते थे, आज पांव के उस पे बैठते हैं, तो उस दशा में पहुंच गए। तो ये इनका आज स्ट्रक्चर दिखाता है कि किस तरीके से डर है, उस डर के कारण ऐसे सारे लोग उतारे जा रहे हैं जिससे किसी तरीके से हम जीत जाएं, कुछ कर जाएं, लेकिन उससे माहौल नहीं है बनता है। उन्होंने इससे जातिगत गणित भी साधने की कोशिश की है कि कुलिस्ते के जरिए उन्होंने आदिवासी साधने की कोशिश की, तोमर के जरिए राजपूत करी, उनके जरिए पिछड़ा करा, लेकिन इन सब के बावजूद स्थिति तो नहीं सुधर रही है, आप चाहें जिसे उतार। तो यह इनका डर है, और यह बताता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने आखिरी दिन नजर आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देख लीजिए, जो चाहे भोपाल में उन्होंने जितने झूठ बोले हैं वो सब एक्सपोज हो गए, उसके अलावा राजस्थान में बोले वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो जहां जहां हो, रायपुर में बोले वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो वो सब जब सामने आ रहे हैं, तो झूठा प्रधानमंत्री हो और उसके बाद में इस तरीके से वो डरा हुआ दिखाई दे, कांग्रेस 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 ही करता रहे, तो आप समझिए कि हर मिनट पे वो कांग्रेस बोल रहा है, तो इससे बुरी स्थिति उसकी क्या होगी। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो वास्तव में प्रचार मंत्री ही है, लेकिन प्रचार भी इस बार करने में उसकी हालत बिगड़ रही है, यह उसका डर दिखाता है। जी 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस 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 कहना, 44 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात करना, ये कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं अजय शुक्ला जी, बिल्कुल उस चीज़ को ही आगे बढ़ा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास ही आना चाह रहा था जी, प्लीज़ अपनी बात भी रखिए, और ज़रा इसी बात को कि राहुल गांधी क्या एक प्रेशर बना चुके हैं, और यहाँ से कितना मुश्किल है बीजेपी का आगे बढ़ना। राजीव जी, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था। आपने जो 44 बार कांग्रेस कांग्रेस की बात कही, तो आपके चैनल पर ही 4 बजे मैं था बुशरा साहिबा के साथ, उसमें आप लोगों ने एक वीडियो बनाया है, कृपया करके वो कांग्रेस कांग्रेस वाला मोदी जी का
कुछ कॉम्पैक्ट करके बनाया, वो सुनवा दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर मैं अपनी बात कहूंगा अगर प्रोडक्शन की टीम वो सुनवा सके। अद्भुत बना है वीडियो वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो वीडियो भी अभी दिखाते हैं और जल्दी से मैं कहूंगा अपने प्रोडक्शन की टीम को उस कांग्रेस बार कांग्रेस वाले वीडियो को जरूर ले आइए। लेकिन साथ साथ जरा जब तक वो वीडियो हम लेके आते हैं, आपके विचार भी सुनना चाहूंगा, और खासकर क्या जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसमें राहुल गांधी आगे निकल चुके हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, टर्निंग पॉइंट भारत की राजनीति में था राहुल गांधी की यात्रा के लिए पहला रखा गया कदम। जिस दिन राहुल गांधी चले कन्याकुमारी से, उस पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने उस यात्रा को भी बदनाम करने की कोशिश की। पहले ही दिन स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विवेकानंद को प्रणाम करने नहीं गए थे। 2 मिनट बाद वो वीडियो आ गया सामने। पूरी यात्रा में उनकी टी शर्ट, उनके जूते, तमाम तरीके की चीजें, वो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी चरम तरम का संकल्प लेकर कश्मीर गए। उसके बाद से ही लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी राहुल गांधी से खतरा महसूस करने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि अगर ये विकल्प खड़ा हो जाता हमारे सामने, अभी तक तो लोग ये कहते थे सामान्य मध्यम वर्गीय जो खाया घाया समुदाय और समाज है हमारे देश का, वो कहता था नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। लेकिन राहुल गांधी ने उस यात्रा के बाद और यात्रा खत्म होने के बाद अब भी चल रही यात्रा, चाहे वो बस स्टैंड पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, कुड़ियों के बीच हो, सब्जी मंडी में हो या विदेशों में हो, ये जो अनवरत यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसके दबाव में बीजेपी आ गई। नरेंद्र मोदी भी दबाव में आ गए हैं। उनकी जो अपराजेय छवि थी उस पर डेंट भी लग रहा है। वो डेंट लगा कर्नाटक के परिणाम से, हिमाचल प्रदेश के परिणाम से, और अभी जो उपचुनाव हुए थे जिसमें घोसी में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीता है। कुल मिलाकर इसका जो समग्र प्रभाव है उसका केंद्र बिंदु तो राहुल गांधी ही है, कोई कुछ भी कहे। वे कांग्रेस में इस वक्त पदाधिकारी भी नहीं है, वे तो चवन्नी मेंबर है राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे जी का दलित होना, राहुल गांधी का यात्रा के बाद का नया राहुल गांधी होना, ये जो दोनों जो समीकरण बना रहे हैं दोनों मिलकर, ये जो जुगल जोड़ी है, ये मोदी एंड शाह को परेशान कर रही है। और नवंबर में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव, जिनमें से 3 राज्य उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, यहां पर संभावित हार या पिछड़ते हुए खुद को देखकर वे एकदम देशी भाषा में कहा जाए तो बहरा गए हैं बुरी तरह से। उनको सूझ नहीं रहा क्या किया जाए। मध्य प्रदेश का खास तौर से मैं जिक्र करूं, मैं लौटकर फिर मध्य प्रदेश पर आता हूं। मध्य प्रदेश में पिछले 30-40 दिनों में जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची है, जिस तरह बीजेपी छोड़कर लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, उससे अमित शाह, नरेंद्र मोदी बुरी तरह परेशान हो गए। वे बेहद खफा थे शिवराज सिंह से, जो खबरें यहां छपी हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश का पूरा चुनावी नेतृत्व, पूरी कमान मोदी शाह एसोसिएट ने अपने हाथ में रख ली है। उनके अपने 2 लोग हैं जो चुनाव संचालन समिति के लिए, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री। इन लोगों के आने के बाद से शिवराज सिंह की कमान में के हाथ में से कमान धीरे धीरे छूटती जा रही थी। और कल की सूची उस ताबूत में आखिरी कील के रूप में साबित हुई। मेरी जानकारी के मुताबिक न तो इन लोगों से पूछा गया, जो मैंने शुरू में कहा था ये झुंझुने हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ के, जैसे चाहें वैसे बजाएं। हो सकता है कल पार्षद का चुनाव लड़ने को भी कह दिया जाए तो लड़ना पड़ेगा इन लोगों को जी। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है उसमें एक नाम और छूटा जा रहा है हमारी चर्चा से। गजब है कि कल से अब तक, आज सुबह से मैं 10वां चैनल है जिस पर डिस्कशन कर रहा हूं, हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कोई नाम ही नहीं ले रहा। राजीव जी, आपने भी चर्चा नहीं की, हम में से कोई नहीं कर रहा। एक पार्टी, ब्रह्मांड की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मध्य प्रदेश में जो अध्यक्ष है उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। इसका मैं जो कयास लगा पा रहा हूं वो ये है कि जब जो चौथी सूची आने वाली है, तीसरी वो एक प्रत्याशी की वजह से हम 3 गिन रहे हैं, हो सकता है चौथी या 5वीं सूची में विष्णुदत्त शर्मा भोपाल महानगर की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने उतार दिए जाएं जी। वे भी सांसद हैं, खजुराहो से सांसद हैं,
मूलतः मुरैना के रहने वाले हैं, लेकिन मुरैना अब चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया गया है तो वहां कोई सीट उनके लिए बची नहीं है। तो अगली सूची में हमें विष्णुदत्त शर्मा का नाम भी देखना होगा, और मेहरबानी करके हम सब लोग थोड़ा थोड़ा तो प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा कहीं ना कहीं कर लें तो उनका मान बचा रहेगा। जी बिल्कुल पर बिल्कुल। कुल मिलाकर हमारे दर्शकों को अगर आप वो सुनवा दें बिल्कुल, तो अभी आनंद आ सुनवाता हूँ 51 मिनट के उस वीडियो, 51 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे 44 बार कांग्रेस का ही नाम ले रहे हैं, जरा देखिए सुनिए। कांग्रेस के जमाने की कैसे कांग्रेस जहां जहां कांग्रेस गई है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस नेता की कांग्रेस ने लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन कांग्रेस भारत में कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस को इसलिए कांग्रेस ने वादा पूरा किया। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पास भी था, लेकिन कांग्रेस की सरकार तब कांग्रेस ने अपने समय कांग्रेस नेताओं के लिए, और अब कांग्रेस का ठेका कांग्रेस जमीन पर भी एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो सुन रहे थे 44 बार कांग्रेस। रात को शायद नींद भी आती होगी तो सपने में भी कांग्रेस ही करते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टर साहब क्या जी आपके वीडियो एडिटर को हमारा सैल्यूट पहुंचाइए, अद्भुत एडिटिंग की है उसने, जिसने भी एडिट किया है उसे वाकई में सलाम जी। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जरा आपसे समझूं कि कितना ज्यादा कांग्रेस उसमें भी राहुल फोबिया से गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, मोदी जी तो गुजर ही रहे हैं, लेकिन जरा शिवराज जी से पूछे, वो मामा को मामू बना दिया मोदी जी ने। अब इधर राहुल गांधी के बारे में मुझे लगता है कि अगर सबसे कोई बहुत प्रबुद्ध तरीके से जानता था तो वो नरेंद्र मोदी। मैं बड़ी शिद्दत के साथ ये कह रहा हूं, हीरे को पहचान जौहरी को थी और नरेंद्र मोदी को लोगों की पहचान है। कद्र भले ही ना हो, पहचान तो है, और यही कारण है कि करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि हीरा अगर चमक गया, ये धूल जो हम डाल रहे हैं, ये जिस दिन छट गई उस दिन हमारा क्या होगा। उस चकाचौंध में मोदी का जो बना था ना ब्रांड, वो धराशायी हो गया। अब जो हालात हैं उसमें जरा मोदी जी से आप पूछिएगा, बेचारे प्रयास तो अभी भी कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं। अब 44 बार कांग्रेस का नाम लेना, अब ठीक आप शायद कह रहे थे कि सपने में तो मुझे लगता है राहुल गांधी बुरी तरीके से चौंकाते होंगे, डराते होंगे कि जिसको उन्होंने इतनी शिद्दत से चाहा था कि कहीं पृष्ठभूमि में चला जाए, कितना परेशान किया कि वो थक हार करके छोड़ दे। और ये वो परिवार है जो पिछले 3 पीढ़ियों से इस देश की सेवा करने के लिए मजबूरी में दाखिल हुआ पॉलिटिक्स में। कौन नहीं जानता कि राजीव गांधी का कतई मन नहीं था, सोनिया गांधी का कतई मन नहीं था, राहुल गांधी बार बार इनकार करते रहे। जिन्होंने सोनिया गांधी को खुद मनाया कि नहीं, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वो राहुल गांधी भी आते हैं राजनीति में जी। और इसके लिए नहीं आते हैं जो मोदी जी के दिन में 4 बार कपड़े बदलना हो, अडानी साहब को सैर करानी हो, वो रिमोट का बटन जो राहुल गांधी ने कहा ना कि वो दिखता नहीं है, हम तो दिखा रहे हैं आपको, यहां बटन है और क्या भेज रहे हैं हम। अंग्रेजी स्कूल भी दे रहे हैं, आवास की योजना भी दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी जब बजाते हैं बटन तो अडानी साहब को मुंबई का एयरपोर्ट मिलता है, लखनऊ का एयरपोर्ट मिलता है, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो जाता है। और बिलासपुर में राहुल गांधी ये कह रहे थे कि अडानी साहब के हवाले कर दिया उस बटन से जल जंगल जमीन को। मोदी जी बेचारे करें तो करें क्या, अब गाएं तो गाएं क्या, बोलें तो बोलें क्या। राहुल गांधी ने तो चौतरफा घेर लिया है।
अब उसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब फिर वही है कि अपने प्यादों का इस्तेमाल किया जाए, कहीं कोई जो पाठक जी कहते कोई कबूतर निकल के आ जाए, लेकिन ये कबूतर का दौर है ही नहीं। अब तो वो उड़ गए कबूतर मोदी जी के हाथ से। मोदी जी शांति का संदेश देने वाले आदमी थोड़े ही ना, वो चले गए राहुल गांधी की तरफ, देश की उस सियासत की तरफ जो सौहार्द की राजनीति करती। तब वहां कबूतर, तोता, गौरैया सब दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, मनुष्य दिख रहे हैं। यहां तो मनुष्य, उसको तो कब कहां झोंक देना है, कब राजनीतिक इस्तेमाल करना है, कब मामा को मामू बना देना है, ये मोदी जी की पॉलिटिक्स है। और अब वो चल नहीं पा रही है। मुश्किल यही है कि मोदी जी क्या करेंगे। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद वो कपड़े बदलते बदलते कपड़े फाड़ना शुरू ना कर दे कहीं मोदी। या बहुत हुआ, क्या किया जाए, ये टेलर बेलर बदलो कुछ। वो टाई वाई बहुत दिनों से नहीं लगाए राजीव जी। आपकी टाई देख करके मुझे लगता है कि मोदी जी को थोड़ा पहन लेना चाहिए। आपकी लोकप्रियता वहां पहुंच रही है, आपका चैनल नंबर 1 पर बना हुआ है और मोदी जी को नंबर 1 रहने का शौक है। तो मुझे लगता है कि अगर वो देख लेंगे आपको तो अगली बार टाई वाई पहन के ही दिखाई देंगे, क्योंकि अब इससे काम चल नहीं रहा है ना। वो गमछा से, वो दाढ़ी से कितना कटवाएं बेचारे और कितनी बार मालिश करवाएं, वो बहुत कर चुके हैं। राहुल गांधी ने वो धूल से पैदल चल के टी-शर्ट पहन के खत्म कर दिया है, वो तमाशा बंद हो गया है। तो जब एक इंसान ऐसा सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा होता है राजीव जी, मोहब्बत की गहराइयों से खड़ा होता है, तो फिर नफरत, हिंसा और विभाजन और ये जो घृणा है वो सब खत्म होने लगती है। और वही इस देश में हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स है जिसमें खून खराबा, नफरत, गाली, हिंसा, ये सब है, वो अब उसके दिन डूब रहे हैं और एक नया सूरज उगता हुआ दिख रहा है, जो ट्रेन में भी है, जो सब्जी मंडी में भी है, जो प्लेटफॉर्म पर भी है, कुलियों के बीच में। तो उस सितारे को, उस सूरज को अब लोग सैल्यूट कर रहे हैं और उसी के चारों तरफ चर्चा है, वो डीवी लाइव से लेकर के और गोदी मीडिया तक। अब भले ही वो उनकी मजबूरी हो, लेकिन कर तो रहे ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो तस्वीरें आप बता रहे हैं, देखिए कुलियों के बीच राहुल गांधी, और राहुल गांधी ट्रेन में भी। कल ट्रेन में राहुल गांधी बिलासपुर से रायपुर, पहले खबर थी कि रायपुर से बिलासपुर जाने वाले हैं, लेकिन ट्रेन, लोकल ट्रेन लेट थी, नहीं गए। लेकिन लौट करके जब आए तो ये तस्वीर आप लोगों तक हमने पहुंचाई थी। और राहुल गांधी एक सामान्य पैसेंजर की तरह लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि रायपुर से बिलासपुर या बिलासपुर से रायपुर बिल्कुल वैसी ही है ये लोकल ट्रेन जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन है। मुंबई में भी लंबे लंबे सफ़र जो हैं, लंबा सफ़र तय करते हैं लोग, लेकिन वहाँ छोटे छोटे स्टेशन, यहाँ स्टेशन थोड़ा सा दूरियों पे है। 120 किलोमीटर की दूरी रायपुर से बिलासपुर, और इस दूरी को राहुल गांधी ने ट्रेन के सफ़र से तय किया और ट्रेन का भी बता दिया कि ट्रेन किस हालात में है छत्तीसगढ़ में। और जो बढ़िया बढ़िया ट्रेन का उद्घाटन और हरी हरी झंडियों से करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें ये केबिन भी दिखा रहे हैं राहुल गांधी की कैसा है। ज़रा आना चाहता हूँ एक कमेंट के लिए प्रशांत जी, जल्दी से अब ख़त्म करेंगे क्लोजिंग की ओर। प्रशांत जी, क्या यहाँ वो राहुल गांधी की राजनीति बिल्कुल दबाव वाली नज़र आ रही है, या खुद ब खुद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी में बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं? क्या देखा जाए? राजीव जी, मैं कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा कमेंट करूंगा कि, और मैं इस बात को पहले भी रेखांकित कर चुका हूं कि मोदी साहब ने ये जो हेडलाइन क्रिएट करने का जो इनका तरीका बदला अचानक, उससे क्या हुआ कि उनके हेडलाइन का जो लाइफ स्पैन है, जो उसकी उम्र है, वो 3 दिन की हो गई। तो आप देखिए कि जैसे मान लीजिए अभी मैं अगर चर्चा करूं तो लोग भूल गए होंगे कि इस देश में अभी कुछ दिन पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा हो रही थी, बहुत जोर शोर से। बिल्कुल। कहाँ गया वो? कोई चर्चा नहीं है।
तो इस तरीके की तमाम सारी चीजें वो आती हैं और चली जाती हैं। सिंगोल आया चला गया, कुछ और आया चला गया। ये जो मोदी साहब ने किया है, ये अपने भाषणों को, अपने स्पिन को जो है वो उसकी गंभीरता खत्म कर दी है। कोई व्यक्ति बार बार बोलेगा, उसको लोग गंभीरता से नहीं लेते। अच्छा, वो सच भी ना साबित हो। बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट में बिल आएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, लोगों ने कितने लेख लिख डाले, अखबारों में कितने डिबेट कर डाले, सैकड़ों घंटों के, वो कहाँ गया? कोई चर्चा नहीं। तो ये जो सिलसिला है मोदी साहब का, ये इनको नुकसान कर रहा है। और दूसरी तरफ की राहुल गांधी जो विजुअल क्रिएट कर रहे हैं, देखिए राहुल गांधी केवल बोल नहीं रहे हैं, वो एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। वो रामेश्वर से मिल रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं, वो खेतों में जा रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो ट्रेन में है, कुली के साथ है। वो एक विजुअल एलिमेंट है उसमें। और वो वीडियो एलिमेंट जो है वो हमेशा फ्रेशनेस, एक संदेश वीडियो के जरिए दे रहा है, और वो माइंड स्पेस को कैप्चर कर रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी की कम्युनिकेशन इस वक्त जो है मोदी साहब से बेहतर है। मोदी साहब का एक फ्रेम आता है, उस फ्रेम के अंदर वो बोल रहे होते हैं। तभी जैसे भी आपने दिखाया 44 बार उन्होंने कांग्रेस बोल दिया, तो वो एक ही फ्रेम है, फ्रेम नहीं चेंज हो रहा है मोदी साहब का। तो ये जब तक फ्रेम नहीं चेंज होगा, तब तक वो उसमें वो कर नहीं सकते, वो पीछे हो गए। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। और एक आखिरी बात मैं शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ दोनों के बारे में कहता हूँ कि मोदी साहब ने बहुत चालाकी से अपने 2 प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया। देखिए, याद कीजिए कि मोदी साहब जब गुजरात से दिल्ली की तरफ बढ़े तो उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाई अपनी जी। और उस अंतर्राष्ट्रीय छवि और विकास पुरुष और गुजरात मॉडल के सहारे वो दिल्ली में आए, क्योंकि वही स्वीकार्य था, उसकी स्वीकार्यता थी। और इन दोनों को, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ को, इन्होंने बुलडोजर पकड़ा दिया। बुलडोजर पर बैठकर भारत का प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकता। याद कीजिए कि जब वो नरेंद्र मोदी आ रहे थे दिल्ली, तो शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से ज्यादा सीनियर मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं होते। लेकिन आप देखिए कि कैसे उनकी एक गंभीर नेता की छवि, एक ऐसे नेता की छवि कोई बीजेपी में रहते हुए सांप्रदायिक नहीं था, एक ऐसे नेता की छवि जो कि मृदुभाषी है, जोर से बोलता नहीं है, लूज टॉक नहीं करता है, उसको शिवराज सिंह चौहान ने कैसे बर्बाद कर दिया जी। और वो बुलडोजर पे सवार हो गए। और यही काम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो मोदी साहब जो है अपना वो जिस सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उस चढ़ने के बाद उस सीढ़ी को लात मार देते हैं। तो ये इन दोनों के साथ हो गया। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। अजय शुक्ला जी आपके पास, जरा आपसे भी समझूं। ये बहुत सारी बातें यहां हम लोगों ने कर ली। अजय शुक्ला जी, वीडियो ऑफ हो गया है, जरा कोशिश करते हैं फिर से आते हैं अजय जी तो, और उनसे। हाँ अजय जी, जरा बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से, और इसमें यही समझने की कोशिश कर रहे थे 1.5 घंटे में कि आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी को अपने कैबिनेट के साथियों को उतारना पड़ रहा है विधानसभा चुनाव में, जबकि उसके आगे लोकसभा का चुनाव है। क्या रणनीति हो सकती है, जरा आप बताइए। और हो सकता है हम एक रणनीति ये समझ रहे हैं जिस पर अभी पिछले 1.5 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी रणनीति भी हो सकती है जो उनके दिमाग में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर देते हैं ऐसा जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ कुछ सरप्राइज देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 से पहले, जो बहुत पसंद करते हैं सरप्राइज में? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इस समय आगरा से एक सांसद है मिस्टर बघेल, वो उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा सदस्य थे। फिर वो राज्यसभा छोड़े, फिर उन्हें विधानसभा लड़ा दिया गया,
फिर उसके बाद में वो मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद उनसे मंत्री पद से इस्तीफा दिला दिया गया और उन्हें लड़ा दिया गया लोकसभा। लोकसभा जीतने के बाद में वो बड़े दिन तक इंतजार करते रहे, कुछ मिला नहीं। बाद में वो मंत्री फिर वापस बन गए, केंद्र में बन गए। तो इस तरह से भी चीजें हो सकती है। हालांकि इससे नुकसान देश की जनता का होता है। उस आदमी के कारण वो सीटें खाली हुई, उन पे चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, उसका खर्च हमें आपको वहन करना पड़ता है। तो बेवजह की स्थिति आई। बहरहाल अब मध्य प्रदेश के चूंकि हम प्रॉस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खराब। शिवराज सिंह चौहान की स्थिति एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री जैसी हो गई। और जब वो स्थिति हो, कमीशन वाले और आरोप लग रहे हो और न जाने क्या क्या, उस स्थिति में क्या कहेंगे, भर्तियां हो नहीं पा रही हैं और बहुत सारी शिकायतें आ। जब ऐसा आ रहा हो तो दिखाने के लिए कि नहीं साहब हमारे पास और भी चेहरे हैं, हम और भी करेंगे, तो उस स्थिति में आकर के खड़े हो जाते। और तब नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दीजिए, इनको उतार दीजिए, उनको उतार दीजिए, और सभी एक ही चीज कहते हैं कि साहब हम तो सिर्फ सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग तो नेता समझते थे, वो कार्यकर्ता हैं। तो ठीक है, वो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, वो लड़ रहे हैं, उन्हें ये ड्यूटी दे दी गई, बड़ी अच्छी बात। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास नेता कम नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता समझ रही है आपके पास लड़ाने के लिए बचा नहीं है कोई। बचा होता तो आप ऐसा करते नहीं। आप इस हालत में आकर के खड़े हो गए कि आपके पास में आज लड़ाने के लिए लोग नहीं बच रहे। इसीलिए मैंने बघेल का एक आपको उदाहरण दिया। तो इस तरह की स्थितियां हैं, ये बताती हैं कि कितना डर किस तरह से समाया हुआ है, वो सब चीज समझ सकते हैं। इसका एक और उदाहरण भी, बघेल को ही आपको याद होगा जब डिंपल के पहले मुलायम सिंह यादव लड़े थे तो उनके भी खिलाफ लड़ाया गया था और वो हार गए थे। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं वो ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एक डर में जी रही है, और वो डर है हार का, क्योंकि उसे हार दिखाई दे रही है, इसलिए वो इस तरह के प्रयोग कर रही है। जी बिल्कुल, एक डर के साए में साफ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहां लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से एक बेचैनी, एक परेशानी साफ नजर आ रही है मोदी जी के चेहरे पे, उनके भाषणों में, और खासकर पूरी पार्टी की तरफ से जो भी उनके नेता जो भी बयान दे रहे हैं इस गठबंधन के बारे में, वो कहीं ना कहीं वहां आप देखिए अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश। इंडी अलायंस तक पहुंच गए, घमंडिया तक पहुंच गए, क्विट इंडिया तक पहुंच गए, इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया निकालने की बात होने लगी, प्रधानमंत्री ऑफ भारत लिख लिया, राष्ट्रपति ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा दिया, सब कुछ कर लिए। लेकिन उसके बाद भी इस गठबंधन की मजबूती जो है वो बरकरार है। और उधर बिहार में नीतीश कुमार को, उधर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को, इधर दिल्ली में केजरीवाल को, इन सब को लेकर के भी कई बार बातें होती रही हैं और होंगी भी आगे। लेकिन चुनाव सामने है और इस चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और खासकर राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं और वो लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कारण दबाव में बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत टंडन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में हमारे साथी